स्टैमरिंग सिर्फ एक हीरो को जानते हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन हमें एग्जैक्टली जानना है कि स्टैमरिंग होता क्या है। काफ़ी लोगों ने स्टैमरिंग को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रखा है। प्रॉब्लम इज दैट 90% पीपल दे थिंक दैट स्टैमरिंग एक डिजीज है। अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना इज स्टैमरिंग। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे? देखिए, इम्पैक्ट तो इतना पड़ता है कि आपकी आइडेंटिटी स्टैमरिंग या हकलाने वाले इंसान की ही रही। आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर Yes. चुके हैं, क्योंकि आप इस पेन पॉइंट को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा। तो जब तक मैं कॉलेज में आया तो मेरी हालत ये थी कि मैं स्टार्टिंग के 5 दिन कॉलेज ही नहीं गया, कोई फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करा। लाइक आई वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल इन माई कॉलेज। टंग द स्मॉल मसल, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये कंपनसेट नहीं कर पाएगी उस स्पीड को और ब्लॉकेज आना शुरू होगा। इसलिए हर कोई रैप नहीं कर सकता। तो ये स्टैमर जो करते हैं तो ये गाना कैसे गा लेते हैं फिर? आई थिंक 90% ऑफ द पेशेंट दे आस्क मी ड्यूरिंग द कंसल्टेशन कॉल। जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तो ट्रीटमेंट इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। ऑर्गन्स एंड बॉडी दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस, दे रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बच्चों को लेते हैं और सिखा देते हैं कि करते रहो, बट वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और कंप्लीटली साइकोलॉजिकली पुराने वाले इंसान को मार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे शायद ज़्यादा बात ही नहीं होती। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से उस पे बात हुई है, लेकिन दबी हुई। बात हम करने वाले हैं हकलाने पर, स्टैमरिंग पर। क्या लगता है आपको, इस प्रॉब्लम से सिर्फ वही व्यक्ति जूझ रहा है जिसको ये है? नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके आसपास के लोग। इसका कितना गहरा असर पड़ता है आपके जीवन पर, उसके साथ वालों के जीवन पर, यह आज आपको पता लगेगा। और इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये बहुत इजीली क्योरेबल है। बहुत आसानी से आप इससे बाहर आ सकते हो। आपको मालूम है, हम सिर्फ स्पेशल गेस्ट से बात करते हैं। इसके जो एक्सपर्ट हैं आज वो हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनके कोर्सेज, जिनकी ट्रीटमेंट्स 94 कंट्रीज में चल रहे हैं, जो इतना इजी तरीके से बताते हैं कि लोग 40 से 50 दिनों में उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। मिलना चाहेंगे? ये इकलौते स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो टेडेक्स पे आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पीच थेरेपिस्ट अभिषेक यादव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके एंड दैट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। माय प्लेजर। और आज हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें पता लगने वाली हैं आपकी जर्नी से, आपके पूरे इस एक्सपीरियंस से, जो लोगों को बहुत मदद करने वाली हैं। एब्सोल्युटली। मेरे लिए नया टॉपिक है और Okay. मुझे लगता है ऑडियंस को इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इसको बिल्कुल लेमन टर्म में पूछ रहा हूँ, जिससे हर व्यक्ति को समझ में आए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। स्टैमरिंग सिर्फ एक हीरो को जानते हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन हमें एग्जैक्टली जानना है कि स्टैमरिंग होता क्या है। सो देखिए, बेसिक स्टैमरिंग मतलब हकलाना। ऑलराइट। सो काफ़ी लोगों ने स्टैमरिंग को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रखा है। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट 90% पीपल दे थिंक दैट स्टैमरिंग एक डिजीज़ है, राइट। और अगर आप जाएंगे रूरल एरिया की तरफ, सो दे विल थिंक कि ये तो कोई माता का प्रकोप है ना। इसने कुछ खा लिया है या कहीं पैर पड़ गया है तो उसको स्टैमरिंग हो रही है। एंड आई हैव सीन पीपल जो स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट कराने मंदिर जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से स्टैमरिंग को बहुत ज़्यादा जो है बड़ा बना रखा है। बट मैं आपको सिंपल से टर्म से समझाता हूँ कि स्टैमरिंग एक्चुअली है क्या। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो और बोलने से पहले आपको कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि माय नेम इज़ अभिषेक एंड मैं बोल रहा हूँ, सो अगर मैं माय पे अटक रहा हूँ, राइट, अगर मुझे स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ये स्टैमरिंग है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है वो जो मुझसे नहीं निकलने वाला और मैं उस पर अटक रहा हूँ, वो स्टैमरिंग है। अगर मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं हर वर्ड पे अटक रहा हूँ कि मेरा नाम, इस तरीके से बात कर रहा हूँ, सो ये स्टैमरिंग है। सो किसी भी तरह का आप मान मान लीजिए कि जो स्पीच के अंदर डिस्ट्रप्शन हो रहा है, दैट इज स्टैमरिंग। रुक रुक के बोलना। यस, अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना इज स्टैमरिंग। सिंपल। बहुत सारी मूवीज में भी देखा है हमने, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं यस। जो मतलब होता तो देखो मजाक ही है, लेकिन वो जब तक बोलता है तब तक सारी कहानी चेंज हो जाती है। तो अगर मैं इसको मोटे तौर पे देखूं, उसका क्या ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा? ठीक है, ये अगर है किसी के साथ, क्योंकि मुझे जो आपने बोला ना कि लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे मैं आई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो ओके।
गंगानगर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी पास में एक मंदिर है, लोग वहाँ पे चांदी की जीप चढ़ाने जाते हैं क्योंकि ओके। वहाँ पे चढ़ा दोगे तो स्टैमरिंग की ये प्रॉब्लम बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे? देखिए, इम्पैक्ट तो इतना पड़ता है कि जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप मरेंगे, आपकी आइडेंटिटी स्टैमरिंग और या हकलाने वाले इंसान की ही रहेगी। सपोज़ आप छोटे बच्चे हो, तो बच्चे मज़ाक उड़ाएँगे पहले तो, कि अरे आ गया हकलाने वाला, राइट? अगर आप टॉफ़ी लेने जाओगे ना और अगर सपोज़ आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, मुझे बचपन में एक्लेयर्स बड़ी पसंद थी, हुँ, राइट? और मैं ऐसी शॉप पे जाता था जहाँ पे एक्लेयर्स मुझे दिखाई देती थी, जिससे मैं उसको पॉइंट कर सकूँ कि मुझे ये वाली टॉफ़ी चाहिए। बोलना क्योंकि नहीं मैं पड़े। एक्लेयर्स नहीं बोल पाता था, हुँ, राइट? कि इ इक राइट? सो मैं ऐसी शॉप पे जाता ही नहीं था जहाँ पे एक्लेयर्स बाहर नहीं दिखाई दे रही है। तो आप सोच के देखिए कि एक टॉफ़ी खरीदने में भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, राइट? अगर आप स्कूल में हैं, आपको प्रेज़ेंट बोलना है। जब तक मेरा अटेंडेंस का नंबर आता था, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं प्रेज़ेंट नहीं बोल पाऊँगा, राइट? आंसर आते हुए भी मैं नहीं दे पाता था और टीचर सोचती थी कि यार ये तो बेवकूफ़ सा बच्चा, से कुछ भी नहीं आता। सारे आंसर आते थे मेरे को, बट मैं नहीं दे पाता था। उसके बाद अगर आप बात करें कॉलेज में आप जाएँगे, आप कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्टेज पे आप जा नहीं पाएँगे, इंट्रोडक्शन आप दे नहीं पाएँगे। इनफैक्ट लड़कियों से बात नहीं कर पाएँगे, तो गर्लफ्रेंड भी नहीं आपकी जो है नहीं बनेगी। सो उसके बाद आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आप जैसे राजस्थान से हैं तो एक जोधपुर से मेरे एक मतलब क्लाइंट थे। सो उनकी शादी तय हो गई, राइट? और जब शादी तय हो गई तो उन्होंने बात करना शुरू करा। तो जब बात करना शुरू करा तो उस लड़की को ये पता चल गया कि ये इंसान स्टैमर करता है। तो उसने कॉल पे कह दिया कि यार आई थिंक तुम हकलाते हो और मैं अपनी फ्रेंड से तुम्हें नहीं मिलवा पाऊँगी एंड मैं ज़िंदगी भर ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। तो वो इतना जो है दुखी हुआ, उसने बाइक ली अपनी बुलेट और जाके दीवानी बढ़ा दी। अरे! और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए एंड जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, देन ही सेड दिस कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कभी समझा नहीं मुझे और अब देखो दिक्कत आ रही है। सो उन्होंने मेरे से इलाज लिया और आज ही इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी। उनका आई थिंक बेबी भी 1 साल का हो गया और उनकी दैट्स ग्रेट। शादी उसी लड़के से हुई, ये दैट्स रियली ग्रेट, राइट? वंडरफुल। सो यहाँ दिक्कतें आती हैं। फिर आप जॉब में जब जाते हो 99.9% जो स्टैमरिंग करते हैं, वो इंटरव्यू में हमेशा अटकते हैं एंड ग्रुप डिस्कशन में अटकेंगे, राइट? सो उससे होगा क्या कि वो जिस कैपेबिलिटी की जॉब कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएँगे। आई हैव सीन पीपल जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं 2 से 3 बार, बट इंटरव्यू में रह जाते हैं हमेशा। आई हैव सीन पीपल जो बहुत अच्छे कैप्टन बन सकते थे, मेजर बन सकते थे, बट सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सो इस तरीके से होता क्या है कि इंटरव्यू में रह जाते हैं एंड देन दे सेटल फॉर समथिंग लेस। वो क्या करेंगे, टाइपिंग की जॉब ले लेंगे कि बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है टाइपिंग जॉब कर लेंगे। सो वो ऐसी जॉब करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे बोलना कम पड़ता है। जैसे आजकल काफ़ी लोग स्विगी जो है ज़ोमैटो में डिलीवरी कर रहे हैं। मैं जिनको ट्रीट करता हूँ कहते हैं मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सर मैं बात कर नहीं पाता अच्छे से, तो मैं अच्छा कि डिलीवरी का काम शुरू कर देता ही हूँ। इज़ अ वेल क्वालिफाइड। वेल क्वालिफाइड, ही इज़ एन इंजीनियर, राइट? सो इस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर शादी भी आपकी हो जाती है, आप बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हो, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। अपने ससुराल जा रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। एंड मैं तो ये कहता हूँ जब एक बूढ़ा इंसान मरता है, जो हकलाता है, तो क्या बोलते हैं, "अरे वो चच्चा थे ना, जो हकलाते थे, वो गुज़र गए।" लेबलिंग हो जाती है। राइट? हुँ। सो पैदा होने से लेके एंड तक वो स्टैमरिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ वेरी डीप और ये इंसान को है ना अंदर से बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देता है। ऐसा लगता है कि आपको चेनों से बांध रखा है। आप उड़ सकते हो, पर आपको चेनों से बांध रखा है। किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कौन डिसाइड कर रहा है? स्टैमरिंग डिसाइड कर रही है। किससे बात करनी है, अगर करी, अटक गए, फिर क्या हुँ। होगा? बेइज़्ज़ती होगी। सो इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग कि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और लोग इसे जो है मजाक में ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ़ यू टॉक टू एनी डॉक्टर्स, वो भी कहेंगे कि हाँ बच्चा है ठीक हो जाएगा, अरे कुछ भी नहीं ठीक हो जाएगा, राइट? सो इस तरीके से एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ये। ये जो कई बार हम भी जैसे बात करते हैं, हम भी अटक जाते हैं, किसी नाम में अटक जाते हैं, तो उसको स्टैमर ही बोलेंगे? देखिए एक्चुअली अगर आप कभी कभी अटक रहे हो, हुँ, है ना, और आपने उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करा, लाइक सपोज आपके सबकॉन्शियस ने उसको एक तरह से रजिस्टर नहीं करा कि मैं
इस नाम पे अटक गया, आपने लाइटली लेके छोड़ दिया, हम्म, तो आप स्टैमर नहीं करोगे। बट अगर ऐसा बार बार होना शुरू हो गया और आपके मन में एक फियर बैठ गया कि मैं तो इस वर्ड पे अटकता ही अटकता हूँ, दैट इज अ स्टार्ट ऑफ योर स्टैमरिंग। हम्म, उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे वर्ड और आना शुरू हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी, नर्वसनेस और बढ़ेगी, एंड धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है आपको स्टैमरिंग का शुरू हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था, इसी इसी स्टूडियो में हुआ था। तो एक मतलब बहुत बड़े संत हैं, वो आए हुए थे जिनके साथ पॉडकास्ट करना था। वो ओके। 1008 महामंडलेश्वर, हम्म। उसके बाद चन्नाश्री जी महाराज, ऐसे नाम था। तो चन्नाश्री जी नहीं बोला जा रहा था। मैंने कहा यार क्या हो गया, एक नाम नहीं बोला जा रहा। तब मुझे ऐसा लगा कि अटक रहे हैं। ठीक है, फिर एक दो बार प्रैक्टिस की हमने, बोला। लेकिन ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं होता होगा, हम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन अगर हम इसको रेगुलर कर रहे हैं तो वो स्टैमर कहलाएगा। एक दो यस, शब्दों में अटके तो स्टैमर देखिए नहीं है एक वो। दो वर्ड्स में अटकना फंबल हो गया, हम्म, अटकना हो गया। कभी अगर हम लोग राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं नहीं पता कर कर पाता, पाते हैं, राइट, हाँ। तो उसमें वो एक नॉर्मल है। बट जो बच्चा इसको स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं इन पे अटक रहा हूँ, और फिर वो वर्ड बढ़ते जा रहे हैं, और डेली ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट, तो वो जो माइंडसेट बनता है ना स्टैमरिंग का, वो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं रेजोनेट कर सकता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था जो कि आप और मैं सेम ही लाइन में हैं, अलग अलग तरह की मोडालिटी में काम ओके। करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो बच्चा ना 14 साल का है। तो उसने कंटेंट दिखाया जिसमें दिखा रहा है कि चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई प्रॉब्लम है। हम्म। तो मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी। नहीं, मैंने कहा लेकिन आप चुप इसलिए तो रहते नहीं हो कि आपको बोलना नहीं है। आप बोल नहीं पाते हो इसलिए चुप रहते हो, दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है। यस, तो आप उससे बचना चाह रहे हो। तो मैं आपकी बात से रेजोनेट कर पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, जो इंसान स्टैमर करता है वो हमेशा ये दिखाना चाहता है कि वो स्टैमर नहीं करता है। इसीलिए या तो वो कम बोलेगा, कि जैसे ज़्यादा बोलूँगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टक विल बी इंक्रीज्ड। हम्म, और अगर वो बोलेगा तो बहुत स्मार्ट होता है वो। आई थिंक जो व्यूअर्स हैं वो जो स्टैमर करते हैं वो इस चीज़ को जो है बहुत जल्दी रिलेट कर पाएँगे। वो वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। जैसे। जैसे कि अगर मुझे पानी पे दिक्कत आती है, पा करता हूँ, हम्म, तो मैं कहूँगा अच्छा गिव मी सम वाटर, राइट? ओके। कभी-कभार लोग जल भी बोल देते हैं, है ना? अगर उसका कुछ हिंदी इंग्लिश कर देंगे, हम्म, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, वर्ड्स को अल्टरनेट कर देंगे, हम्म, तो वो क्या कॉन्स्टेंटली एक एक प्रोसेस में रहते हैं। अगर वो ऑफ़िस में है ना, तो वो दे आर कांस्टेंट प्रोसेस में रहेंगे कि हमें बताना नहीं है कि हम स्टैमर करते हैं, क्योंकि पता चल गया तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो इसको करने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं। जैसे अगर प्रेज़ेंटेशन है, मैं जो है बीमार हो गया, मैं नहीं आ सकता प्रेज़ेंटेशन देने। तो ऐसी चीज़ों से वो भागना शुरू करते हैं। तो कुल मिला के सेल्फ डाउट भी आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्कुल, भी शैटर्ड हो गया, बिल्कुल, आप अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हो, बिल्कुल। अपने आप को अंडरपेड भी कर रहे हो। आपने एग्जांपल भी बताया ऐसे। येस, एब्सोल्युटली। आपकी जर्नी से एक बात बताई आपने मुझे, जब इक्लेयर की बात आई, यानी कि आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके येस, हैं। तो एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली क्या था और कैसे थी आपकी जर्नी? क्योंकि आप इस पेन पॉइंट को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा। तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्या पेन पॉइंट था? क्या आपकी जर्नी थी? येस, एब्सोल्युटली। मैं खुद स्टैमर करता था, और जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही मेरे जो मतलब अगर मुझे जो याद आता है, देयर आर 2 रीज़न्स कि मैं हुँ, स्टैमर करता हूँ। और आई थिंक जो ऑडियंस मुझे देख रही है वो भी रिलेट कर पाएगी इससे। पहला रीज़न ये था कि मेरा एक फ्रेंड स्टैमर करता था, अच्छा। राइट? और मैं उसका जो है मज़ाक उड़ाता था, उसकी एक्टिंग करता था। अब छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, तो अननोइंगली क्या हुआ कि वो पैटर्न मैंने पिक कर लिया। क्योंकि हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हम हर चीज़ लर्न कर रहे होते हैं। मिमिक्री करते ही हैं नॉर्मली। यस, हाँ। राइट। तो ये स्टैमरिंग का जो पैटर्न है वो मैंने वहाँ से पिक कर लिया। और सेकेंडली क्या था कि मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत शाय, और लाइक वेरी लो कॉन्फिडेंट, हमेशा डरा-डरा, सहमा-सहमा सा एक बच्चा था। और मेरे ऐसे फादर थे, वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थे। मुझे मेरी टीचरों से बहुत डर लगता था। तो मैं हमेशा ना एक बहुत ज़्यादा घबराए हुए मूड में रहता था कि मुझे कोई डाँट ना दे, कोई मार ना दे। सो उससे क्या होता है कि हेजिटेशन पैदा होता है, और हेजिटेशन धीरे-धीरे वो स्टैमरिंग के अंदर बदल जाता है। सो इस तरीके से मेरी स्टैमरिंग स्टार्ट हुई। फिर जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा कॉन्शियसनेस मैंने गेन करी, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो स्टैमर कर रहा हूँ। मेरे को आंसर आ रहा है, मैं दे नहीं पा रहा। मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात नहीं कर पा रहा। एंड देन इट स्टार्टेड इंक्रीज़िंग, राइट? तो जब तक मैं कॉलेज में आया तो मेरी हालत ये थी कि मैं स्टार्टिंग के 5 दिन कॉलेज ही नहीं गया। क्योंकि मुझे पता था कि स्टार्टिंग के 5 दिन एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। हुँ, और इंट्रोडक्शन में मुझे पता था कि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, और पहले दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं स्टैमर करता हूँ।
सो मुझे लगा था मैं वो स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, बट कहीं न कहीं मैं वो अपॉर्च्युनिटी लूज़ कर रहा था। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और कम कर रहा था उसको, राइट? हुँ, तो मैं 5 दिन से कॉलेज नहीं गया। मेरे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्लास होती थी, तो वहाँ पे हम लैब में जाते थे और कुछ पब्लिक स्पीकिंग करते थे। मैंने हमेशा वो क्लास बंक करी है। जब तक उस सेमेस्टर में था, आई यूज्ड टू स्किप दोज़ क्लासेस। कभी मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में नहीं गया, कोई फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करा। लाइक आई वाज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल इन माय कॉलेज। मैंने कुछ भी नहीं करा। बट आज अगर मैं बताऊँ तो मैं मेरे डिपार्टमेंट का ट्रेज़रर हूँ। मेरे कॉलेज मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाते हैं, राइट? सेम कॉलेज में एंड यू फील सेम प्राउड? कॉलेज में। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं उस स्टेज पे हम जाते थे सेमिनार्स के लिए, तो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू थिंक कि ये जो स्टेज पे है ना, इससे मैं बेटर कर सकता हूँ, ठीक है? बट वो एक डर था अंदर स्टैमरिंग का, एंड अब उसी स्टेज पे जाके मैं बहुत बेटर परफ़ॉर्म करता हूँ। सो हुआ ये कि इन कॉलेज, जैसे बताया आपको, कि बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक था, एंड देन इन कॉलेज अ मेजर इंसिडेंट हैपेंड। आई लॉस्ट माय फादर, राइट? तो जब मैंने अपने फादर को लूज़ करा, तो पहली बार मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि हम सब मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो लाइफ है वो लिमिटेड है। एंड आई वाज़ लाइक यार, हम सब मरने वाले एक दिन। तो मैं अपनी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो एक लूज़र की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इस तरीके से तो मैं लूज़र तरह मर जाऊँगा। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं लूज़र नहीं मरूँगा और मैं इस प्रॉब्लम को क्योर करूँगा एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आई गैदर्ड ऑल माय करेज, विल पावर, पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करा, राइट? एंड आई वेंट टू डिफरेंट स्पीच थेरेपी सेंटर्स। आई वेंट टू डॉक्टर्स। मैं अलग-अलग जगह गया। आई वेंट टू बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, काफ़ी जगह गया मैं, सिर्फ़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिर्फ़ इस लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड आई वाज़ डिसअपॉइंटेड एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, वो मुझे कुछ रिपिटिटिव एक्सरसाइज़ बता रहे थे। जैसे कि आप क्या करो, काँच के सामने खड़े होके न्यूज़पेपर पढ़ लो, हुँ, राइट? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर लो, पेट से साँस लो। आई वाज़ लाइक यार, साँस तो ले रहा हूँ ना आराम से, ज़िंदा हूँ मैं, तो साँस तो लेनी आती है मेरे को। पर दे वर लाइक नहीं, नहीं आपको साँस ही नहीं आती, आपकी रिदम ख़राब है साँस लेने की। एंड देन यूज्ड टू से कि आप गा-गा के बोलो, जैसे मेरा नाम। हाँ, वो एक रणबीर कपूर की पिक्चर आई थी जिसमें वो स्टैमर करता था ले तो वो गा के अच्छा बोल लेता था। हाँ, येस, हुँ, राइट। सो इस तरीके से वो बोलते थे, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से मैं करता रहूँगा, सो मेरा आउटपुट क्या निकलेगा? कि मैं जा रहा हूँ, मुझे एक टॉफ़ी दो, राइट? तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल वे। और उसके बाद दे यूज्ड टू मेक मी रियलाइज़ कि नहीं, नहीं तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, इससे ठीक नहीं हो रहा। सो आई वाज़ डिसअपॉइंटेड एंड मैंने सोच लिया कि भई सच में स्टैमरिंग का कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो हमने इंटरनेट पे देखा मिरर टेक्निक काम नहीं कर रही, जो आपके साथ हुआ। येस, तो एब्सोल्यूटली। गाने वाली से भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रेथ एक्सरसाइज़ भी काम नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही। सो उसके बाद समहाउ आई गॉट कनेक्टेड टू अ डॉक्टर। He was speech pathologist and a psychologist in USA, California. His name was Dr. Michael Samuel. तो जब मैं उनसे मेरी जब कनेक्शन हुआ, सब मुझे पता चला कि एक्चुअल में स्टैमरिंग है क्या। और हम इतने टाइम से गलत तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन लेते आ रहे थे, अप्लाई करते आ रहे थे, इसलिए स्टैमरिंग ठीक नहीं हो रही थी। सो ही ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, ही क्योर्ड माई स्टैमरिंग। और उन्हें मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो शायद इंडिया में किसी के पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च, सब कुछ जो उन्होंने मुझे सिखाया, बिकॉज पहले ये बताओ आप इनके टच में कैसे आए आप? ओके, सो बेसिकली लाइक माई आंट यूज टू लिव इन यूएस, ओके, राइट? एंड आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच, एंड वो उनके पड़ोसी थे। ओके। एंड ही वॉज अ 70 ईयर ओल्ड हुँ, डॉक्टर, जिन्होंने प्रैक्टिस लगभग छोड़ रखी थी, एंड ही वॉज इंजॉइंग हिज लाइफ। बट ऑन माई रिक्वेस्ट उन्होंने जो है मेरे से बात करी, एंड देन वी गॉट कनेक्टेड। सो आई जस्ट थिंक दैट गॉड हैड सम अदर प्लान फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो भी उन्होंने आज तक सीखा था, सब कुछ शेयर करा, सारा रिसर्च, सारा डेटा, है ना? सो आई गॉट इन्फॉर्मेशन विच वॉज वेरी यूजफुल। एंड जब मैं ठीक हो गया, तो नाउ आई वाज अ फ्री बर्ड, कि अब तो मैं हवा में उड़ूंगा, राइट? सो मुझे वो सब कुछ करना था जो मैं आज तक नहीं कर पाया। सो पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, साइकोलॉजिस्ट बना, आई बिकम पब्लिक स्पीकर। मैंने हज़ार हज़ार लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करी।
एंड मैं काफ़ी कॉलेजेस में अक्रॉस द कंट्री सेमिनार देता था, मोटिवेशन सेमिनार दिए, माइंडसेट पे सेमिनार्स दिए, एंड आई वाज लाइक लिविंग द लाइफ ऑफ माय ड्रीम कि अब तो मुझे मज़ा आ गया। बट देन अगेन वन थिंग हैपेंड। एक बच्चा आया एक सेमिनार के बाद मेरे पास, एंड ही वाज लाइक ही स्टार्टेड क्राइंग, बहुत ज़ोर से रोने लगा। मैंने कहा इसको क्या हो गया यार? एंड ही सेड कि सर मैंने आपकी कहानी सुनी एंड आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मुझे ये बचपन से स्टैमरिंग है। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि हर दिन बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। उसके बाद कॉलेज में मैं आया, मेरे सारे बच्चों के जो है साथ के बच्चों के प्लेसमेंट्स हो चुके हैं, मेरा रह गया है। और अब मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे पेरेंट्स भी ताने मारते रहते हैं, हर कोई जो है मुझे ताना मारता रहता है, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, राइट? सो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। देन आई हैड दिस डीप रियलाइजेशन कि यार इस जैसे बच्चे, मेरे जैसे बच्चे पूरे इंडिया में कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग होंगे। पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे? क्या डेटा है इसके ऊपर कुछ? या सो बेसिकली 1.2% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टैमर। सो इस हिसाब से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं हमारे इंडिया में स्टैमर करते हैं, एंड अराउंड 80 मिलियन अक्रॉस द ग्लोब स्टैमर करते हैं लोग। सो इतने लोग होंगे जिनको एक्चुअल में राइट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है और वो अपने आप को ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अपने कंधों पे एक बोझ फील हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि जिस तरीके से ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, ये और बच्चों की भी होनी चाहिए, ये और लोगों की भी होनी चाहिए। सो आई जस्ट स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशन, अ मूवमेंट कि मुझे राइट नॉलेज देनी है जिससे कि वो अपनी स्टैमिना को ठीक कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरह सुसाइड ना करें या अपने आप को ख़त्म ना करें। देखिए, हर गॉड ने हर किसी को एक स्पेशल टैलेंट दिया है, एक पर्पस दिया है, बट स्टैमरिंग से क्या हो रहा है कि वो पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे। सो आई जस्ट फेल्ट कि मुझे वो गॉड का प्लान पूरा करना है, उनको उनके पर्पस से मिलाना है, उनको इस तरह से एनेबल करना है कि वो अपने आप से मिल पाएँ। वाओ! सो वाओ! वाओ! दिस इज़ हाउ ऑल स्टार्टेड। ग्रेट, मतलब है ना, ऑडियंस के लिए भी मैसेज है। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं। यू आर द राइट एग्जांपल कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अभी आप चाह रहे थे तो हो गया वो। और वो भी उस डॉक्टर से हो गया जिस जो आप कह रहे हो प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और वो आपको इस लेवल तक सिखा रहे हैं कि आप खुद आप इसी की प्रैक्टिस एब्सोल्युटली। कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट एग्जांपल। अगर आपके अंदर वो इतनी अंदर से आग लगी हुई है, तो चीज़ें एब्सोल्युटली। हो जाएँगी। आई डोंट थिंक सो कि आपने रोज़ बैठ के लिखा होगा कि मुझे ये डॉक्टर चाहिए। तो चीज़ें आपके लिए होती हैं। वो अंदर आपकी अगर इच्छा है तो। एम आई राइट? ऐसा ही है? येस, एब्सोल्युटली। राइट। देखिए, आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट येस इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप चल दोगे, जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसमें मैं, कि एक बार एक जो है आदमी था, उसके हाथ में लालटेन थी हुँ। और आगे पूरा घना जंगल था और रात हो रखी थी, एंड ही वाज लाइक यार इतना घना जंगल मैं पार कैसे करूँगा? तो एक इंसान उसके पास आया एंड ही वाज लाइक क्या हुआ, तुम स्टक क्यों हो यहाँ पे? कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। तो इस सेड कि एक कदम आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ा। उसने कहा आप क्या दिखाई दे रहा है? उसने बोला एक कदम आगे का दिखाई दे रहा है। हुँ। जो लालटेन है उससे सिर्फ आगे का एक कदम दिखाई दे रहा है। कहता एक कदम और आगे बढ़ो। कहता अब क्या दिख रहा है? कि इसके आगे का दिखाई दे रहा है। कहता ऐसे करते करते जंगल पार कर लो। ग्रेट। सो इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग। अगर आप घर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो हुँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो काम जब ही करेगा जब आप काम करेंगे। आपके अंदर उतनी इच्छा तो हो, क्योंकि उसका यस, बेस तो इमोशंस ही है ना। एब्सोल्युटली। आपके इमोशंस हैं तो आपको रास्ते दिखते हैं, नहीं तो आप ट्राई नहीं करोगे। देखिए, इमोशंस की अगर मैं बोलूँ तो सब लोग सपोज़ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सबके अंदर इमोशंस है, मैं पैसे वाला बन जाऊँ, हुँ। मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, बट हर कोई एक्शन नहीं लेता। सो इमोशन, इंटेंशन एवरीवन हैव, बट इट शुड बी एसोसिएटेड विथ एक्शन। ट्रू। तब वो कंप्लीट पैकेज आएगा एंड फिर हमारी गाड़ी चलना शुरू शुरू हो होगी। जाएगी। अच्छा, एक बात है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स में हमने देखा है जो स्टैमर कर रहे हैं, वो मेल हैं। आस-पास की सोसाइटी में जो भी मुझे याद आ रहा है, जो भी मेरी नज़र में है, वो भी मेल है। ऐसा क्या है कि जेंडर बायस्ड है क्या? इसका जो मेन रीज़न है वो तो हम पता नहीं कर सकते, बट येस यू आर राइट। अकॉर्डिंग टू डेटा, स्टैमरिंग इन बॉयज़ इज़ डबल द नंबर। और ये चाइल्ड का बता रहा हूँ मैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें डबल होता है मेल में, और जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो ये 4 टाइम्स होता है। 4 टाइम्स? येस, तो अगर एक लड़की स्टैमर कर रही है तो 4 बॉयज़ स्टैमर करेंगे, इस तरीके से 4:1 का रेशियो रहता है।
रियली शॉकिंग, क्योंकि आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो और ये लड़कों पे ज़्यादा हो रहा है यस। और सोसाइटी अलग तरह से लेबल कर रही है। ओके, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं कि समझ में आ रहा है कि स्टैमर होता क्या है। क्या इसका ट्रीटमेंट भी है? क्योंकि ट्रीटमेंट होगा तभी आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो जर्नी जो आपने जी है, जिस स्टेज पर आप जाने से डरते थे, उस स्टेज पर एज़ अ गेस्ट जा रहे हो, एज़ अ पब्लिक स्पीकर जा रहे हो, तो वो जर्नी कौन से ट्रीटमेंट से हुई? क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है भी तो कितने दिन का है? वो सारा डिटेल बताइए। सो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है इसका है, इट इज़ टेक्स अराउंड 30 to 45 days। अब इसके अंदर हम करते क्या है कि दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैमरिंग। देखिए, स्टैमरिंग एक प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी प्रॉब्लम ऑफ समथिंग डीपर। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके घर पे एक दीवार है, उस पर सीलन आ रही है, हुँ, तो आपने क्या करा, पेंट झाड़ दिया उसका, पेंट वापस से कर दिया। कुछ दिनों बाद उस पर सीलन वापस आ जाती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे कि वो सीलन आ क्यों रही है, क्या कोई पाइपलाइन से लीकेज हो रहा है, हुँ, पीछे घर बन रहा है, राइट? जब तक आप उस प्राइमरी प्रॉब्लम को डील नहीं करोगे, तब तक आपको दीवार पे सीलन आती रहेगी और आप मर जाए कितना पेंट कर लीजिए, वो हमेशा उतरता रहेगा। सिमिलरली, इफ़ यू हैव फीवर राइट नाउ, इट मीन्स कि आपके अंदर एक अंडरलाइंग इन्फेक्शन है। आप कितनी भी जो है पैरासिटामोल खा लो, बुखार की दवाई खा लो, आपको बुखार आता रहेगा, वापस आता रहेगा, राइट? क्योंकि जब तक आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करोगे, बुखार नहीं जाएगा। सिमिलरली, स्टैमरिंग जो लोग करते हैं, उनके साथ एक बहुत ही वियर्ड सी बात है। अगर वो अपने घर पे हैं और कंफर्ट ज़ोन में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं या किसी और के साथ हैं और कंफर्ट ज़ोन में हैं ओवरऑल, वो स्टैमर नहीं करेंगे। 70 to 80% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं वो स्टैमर करते ही नहीं है, बट द मोमेंट दे स्टेप आउट, द मोमेंट दे आर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रेंजर, किसी सीनियर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, कोई टिकट लेना है, कोई ऑर्डर करना है, ठीक है, किसी इंटरव्यू में है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ वो स्टैमर करेंगे। सो एक चीज़ यहाँ समझने की बात यह है कि मुंह तो वही है, टीथ भी वही है, टंग भी वही है, सब कुछ वही है। वो हलक में आवाज़ अटक गई, क्यों अटक गई यस, है? राइट। सो एक सिचुएशन में आप बोल पा रहे हैं, दूसरी हुँ, सिचुएशन में नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माउथ तो आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि वो कर पा रहा है, राइट? जैसे गाड़ी खराब है अगर, तो वो कहीं नहीं चलेगी, हुँ, हुँ, ना हुँ। तो गैराज में चलेगी ना रोड पे चलेगी। सो यहाँ पे आता है हमारा मेन रीज़न, जो कि काफ़ी सारे जो आजकल ऑनलाइन गुरुज़ हैं ऑफ स्टैमरिंग जो मिस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सरफेस लेवल पे ट्रीट करते हैं कि आप जीभ घुमा-घुमा के एक्सरसाइज कर लो, पेन लगा लो, पेन लगा लो, जीभ को थोड़ा बाहर स्ट्रेच करो। यस, हाँ, राइट। और जो है आप पेट से साँस लो, बोलने से पहले हर वक़्त साँस लेके बोलो, तो मेरा नाम, आप कैसे कब तक बोलोगे ऐसा, राइट? तो ये सरफेस लेवल एक्सरसाइज़ेज़ हैं। अब मैं हमेशा उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर ये इंसान, सपोज़ आपका नाम राहुल है, अगर ये घर पे बोल रहा है मेरा नाम राहुल है, राहुल आराम से बोल पा रहा है। बट बाहर से टीचर पूछती क्या नाम है? मेरा नाम र र र तो इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन का डिफरेंस है। नाउ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस सिचुएशन में जो आपके अंदर फियर, एंजाइटी एंड नर्वसनेस क्रिएट कर रही है। तो ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम जो उसका सिम्पटम जो दिख रहा है। यस, द प्राइमरी कॉज इज कि हमारी बॉडी जो है वो गलत पैटर्न में ट्रिगर कर रही है। हुँ, जैसे कि अभी अगर आपके सामने एक टेररिस्ट आ जाए, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हुँ, आपको डर लगेगा अंदर से, राइट? आप एक्सट्रीम नर्वस हो जाओगे, पैनिक करना शुरू कर दोगे आप कि क्या करूँ? सो आपके अंदर एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा कि या तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से, हुँ, या सामने आ गया तो मारूंगा इसको मैं, राइट? अब अभी सिचुएशन में अगर आपकी बॉडी ये रिएक्शन दे रही है तो दैट इज राइट, क्योंकि दैट पर्सन इज अ रियल लाइफ थ्रेट फॉर यू। बट अगर आपके सामने एक स्ट्रेंजर आपसे एड्रेस पूछ रहा है, वो तो थ्रेट नहीं है आपके लिए, हुँ। फिर आपके अंदर ये क्यों हो रहा है? फिर आपकी हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है? एंजाइटी क्यों हो रही है? आप बता क्यों नहीं पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो गलत सिचुएशन में आपको गलत ट्रिगर दे रही है। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर पे मैं ठीक हूँ, बाहर ठीक क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जो आपके हार्ट बीट रेज होना, नर्वसनेस आना, ये आपकी बॉडी आपको गलत ट्रिगर दे रही है और ये पैटर्न बन गया आपकी बॉडी का। क्योंकि ओके, देखिए, जो हमारा माइंड है ना, वो पैटर्न बनाने में एक्सपर्ट है। वो बहुत एग्री, जल्दी पैटर्न बना लेता है एग्री। और वो उस पैटर्न के अंदर सस्टेन करता है।
क्योंकि उसे ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आज कोई सपोज स्मोक करता है, उसमें बोलूँ कि स्मोक मत करो, वो क्या बोलेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। ही नोज दैट इज़ रॉन्ग, बट उसका पैटर्न उसे छोड़ने नहीं देगा। सिमिलरली अगर कोई स्मोक नहीं करता है और उसको बोलूँ मैं स्मोक कर, बोला मैं नहीं करूँगा। सो माइंड को पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है, वो अपने एक पैटर्न पे चल रहा है, राइट। तो जिसका ये पैटर्न बन चुका है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैच देम यंग, यानी कि अगर आपको पहले पता लग जाए, बच्चे जब बच्चा है, टॉडलर है या वो जो टीनेज में जा रहा है, तो जल्दी क्योर हो जाएगा? यस एब्सोल्युटली। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन एक बहुत ही सैड पार्ट है हमारी सोसाइटी का। बच्चा कंप्लेन कर रहा है या पेरेंट्स खुद देख रहे हैं कि हमारा बच्चा हकला रहा है, बट वो कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। व्हाट दे विल से, अरे ये अपने आप ठीक हो जाएगा, शंख बजा लो, पूजा करा लो, ठीक है। बट हमें समझना होगा कि इसका एक और ट्रिगर होता है जो मैंने आपको सेकंड रीज़न बताया था, कि कभी कभार हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस देते हैं। सो बच्चा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है ना, तो आपने देखा होगा कि बच्चे कम बोलना शुरू कर देते हैं, हम्म, अटक अटक के बोलते हैं, घबरा के बोलते हैं। सो वहाँ से भी ये एक्चुअल में ट्रिगर हो जाता है। सो इफ़ एनी पेरेंट इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मैं बोलूँगा कि अपने बच्चे को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा मत डराइए, राइट। एंड उस पे इतना स्ट्रेस मत डालिए कि वो जो है हकलाना शुरू कर दे। इनफैक्ट अगर वो हकला रहा है तो उसकी बात सुनिए। जस्ट एड्रेस दिस इशू एट अर्ली एज, क्योंकि अगर हमने राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दे दिया तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। और बहुत अगर बढ़िया। आपने इग्नोर कर दिया तो बढ़ते बढ़ते इट बिकम्स एक्चुअली डेडली टू दैट पर्सन। तो बेसिकली आपको मे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो आपको बच्चा है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर सफ़र करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग एडवाइस है ये, और पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अगर स्टैमर नहीं कर रहा तो आपका ज़्यादा दबाव भी स्टैमर करवा सकता है। यस एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ है, अगर बच्चा बहुत तेज़ बात कर रहा है, अगर उसकी बोलने की रेट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है, हम्म, और ऐसा देखा गया है कि ये हाइपर एक्टिव किड्स के अंदर ज़्यादा होता है, जो लोग हर चीज़ जल्दी जल्दी करेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, राइट। तो ये बोलते भी जल्दी हैं। आप देखा होगा छोटे बच्चे को जब बात करते हैं ना तो क्या बोल जाते हैं वो समझ में नहीं आता, हम्म, बल्कि वो उस उम्र में होते हैं कि वो क्लियर बोल सकते हैं, बट पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, राइट। सो यहाँ पे देखना है कि अगर आपका बच्चा एक तेज स्पीड से बात कर रहा है और उसके वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन है क्लियर नहीं है, सो दिस अ राइट टाइम यू गेट हिम एनरोल्ड इन स्पीच थेरेपी। तो मुझे हम याद आ रहा है, एक मेरा दोस्त है, यस वो मतलब बहुत स्पीड से बोलता है वो, और उसको एब्सोल्युटली। समझना मतलब कुछ चुनिंदा लोग ही इसको समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है वो। और आपने जो बात उसको रिलेट किया ना, फिजिकली वो भी हाइपर एक्टिव है, वो बहुत हाइपर एक्टिव है वो। यस इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि जो स्टैमर करते हैं उनके अंदर एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो लोग पूरे इंडिया में आई कैन चैलेंज, कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट जानता ही नहीं है कि जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि इस इंसान को नर्व बेस्ड स्टैमरिंग है। ऐसा इंसान हमेशा जल्दी खाना खाएगा, वो लोग ब्रश जल्दी करते हैं, वो लोग नहाना बहुत फास्ट करते हैं, वो लोग वॉकिंग बहुत फास्ट करते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। आपने जैसे उन्हें कोई काम दे दिया, दे विल फील लाइक इस काम को मैं फटाफट कंप्लीट कर दूँ। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, वो ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। मतलब आपने उनको एक थॉट दिया, उस थॉट को वो कहाँ लेके जाएँगे उन्हें भी नहीं पता। सो इस तरह के ये कॉमन सिम्पटम्स हैं, एंड आई कैन गारंटी कि इंडिया में कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट या कोई भी डॉक्टर इन सिम्पटम्स को नहीं जानता। क्योंकि ये जो साइंस है इट्स वेरी डीप, एंड जब तक वो ये ऐसा करते रहेंगे उनकी स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। सो इवेंचुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकली मार देता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए इस स्टैमर ने आपको बहुत परेशान किया है, इसको हम मार देते हैं और एक नए इंसान को मैं पैदा कर देता हूँ उनके अंदर, जो कंट्रोल तरीके से बात करता है, फ्लुएंटली बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, उसका प्रॉपर अपनी बॉडी पे कंट्रोल है, राइट। सो जो कंट्रोल वर्ड आ रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं दैट इज़ नॉट फास्ट, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड। अगर हम उनसे बोलोगे ना उनसे कि खाना धीरे खाओ, वो खा नहीं पाएंगे, और खाएंगे उन्हें बोलेगा कि सर मुझे बहुत अजीब लग रहा है सर, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जल्दी खा लूँ, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है। उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इतना स्पीड अप हो गया है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो सिचुएशन में क्या होता है, नर्वस होते हैं, हम्म, नर्वस से उनका जो है स्पीड और बढ़ जाता है,
आप एक नॉर्मल इंसान को भी किसी पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशन में खड़ा कर दो, उसकी बोलने की रेट ऑफ स्पीच 50% तक बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि दिमाग क्या बोलेगा, जल्दी जल्दी बोल के निकल लेते हैं, हम्म। राइट? अब एक बंदा जो स्टैमर करता है, उसके पास तो पहले से बहुत सारी मेमोरीज हैं कि वो स्टैमर करता है, तो जब वो वहाँ जाएगा, नर्वसनेस बहुत ऊपर, हम्म। राइट? ऊपर से स्पीड बढ़ गई उसकी, फंबलिंग होगी, अटकेगा, तो पूरा जो है उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो लोग जानते ही नहीं एक्चुअली। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मुझे आप करेक्ट करना, जो मैंने पढ़ा भी है, जो समझा भी है, जिस फील्ड के अंदर हम हैं, कई बार आपका जब फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से आपकी थिंकिंग जोन आता है, ठीक है, वो अगर हाइपर एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मिला हुआ है, और आपका जो पैराइटल लोब है, जहाँ से फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, जहाँ से टंग आती है, टंग की स्पीड आती है, वो अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, मान लो टंग की यस, स्पीड कम है, थिंकिंग का जोन बड़ा है, तो दोनों के अंदर मिसमैच हो गया, तो यानी कि जितने शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं उतने मेरी जुबान में नहीं आ रहे, तो फिर यस, मैं अटकूंगा। एम आई राइट? ऐसा ही? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, होता ये है कि दिमाग की अगर प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, तो वो बहुत सारे वर्ड्स आपको भेज रहा है बोलने के लिए, बट आपकी जो जीभ है, वो उस स्पीड को कंपनसेट नहीं कर पा रही है। देखिए, हमारे जो हाथ हैं, वो बड़ी हम्म। मसल है। अगर मैं जल्दी खाना खाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हाथ जो है कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी मसल है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट टंग इज़ अ स्मॉल मसल। हम्म। इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब हम इसकी स्पीड बढ़ाएँगे, तो ये कंपनसेट नहीं कर पाएगी उस स्पीड को और ब्लॉक के जाना शुरू हो जाएँगे। इसलिए हर कोई रैप नहीं कर सकता, एग्रीड। राइट? द पीपल हू आर गिफ्टेड विद दैट काइंड ऑफ एबिलिटी दे कैन ओनली रैप। हम आज रैप करना चाहेंगे, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू। हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे पास वो स्पीड नहीं है। तो जो होता है कि स्टैमरिंग वाले इंसान की वैसे ही जो है अनकंट्रोल होती है इतनी चीज़ें, तो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है एंड दे स्टार्ट स्ट्रकिंग। तो ये स्टैमर जो करते हैं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर दोबारा आएंगे, तो ये गाना कैसे गा लेते हैं फिर ये? ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपने क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। और आई थिंक 90% ऑफ द पेशेंट दे आस्क मी ड्यूरिंग द कंसल्टेशन कॉल कि सर मैं गाना अच्छे से गा लेता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है मेरे को। देखिए, जब आप गाना गाते हो ना, तो आपके पास एक ऑलरेडी प्री सेट होता है हम्म। ऑफ रिदम, साउंड एंड टोन। जैसे कि अगर गाना मुझे गाना है, अगर तुम ही हो, तो अगर वर्ड्स में बोले तो क्या है, अगर तुम ही हो। हम्म। बट गाने में क्या है, अगर तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। तो यहाँ पे क्या है, मुझे मॉड्यूलेट पहले से पता क्या करना है कि तुम ही हो। सो यहाँ पे टोन भी आ रही है, मॉड्यूलेशन भी आ रहा है, तो एक तरह से जो हमारी स्पीच है ना, ये एक प्रीसेट टोन पे चढ़ गई है और हम उस टोन के अकॉर्डिंग गाना गा रहे हैं, राइट? और इसमें क्या कर रहे हैं, हम वर्ड्स को स्ट्रेच भी कर रहे हैं, हम्म। हम सांस भी ले रहे हैं प्रॉपरली, हम गैप्स भी ले रहे हैं। तो जो सिंगर है जिसने गाया है, उसने पहले से ही वो प्री डिफाइन कर रखा है और हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है गाना गा के, राइट? और हमें अंदर से ना एंजाइटी नहीं है कि अब क्या आगे क्या होगा, क्योंकि वी ऑलरेडी नो द लिरिक्स, राइट? तो वो एक सेट पैटर्न के साथ हमारे माइंड से हमारे टंग पे आ रहे हैं। और दूसरा एक और वजह है कि जब भी हम गाना गाते हैं, तो देखिए लेफ्ट जो हमारा ब्रेन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन, ट्रू। राइट? राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव माइंड होता है, वहाँ पे रिदम, साउंड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो द मोमेंट आई स्टार्ट सिंगिंग, मेरा ब्रेन जो होता है लेफ्ट से राइट पे आ जाता है, और वहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, रिदम है। हम्म। तो जब रिदम के साथ हम गाना गाते हैं तो नहीं अटकते। अगर उसी गाने के लिरिक्स अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो अटक जाएंगे। तभी तब मैंने कुछ देखा है, कुछ लोगों को वो संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो चालीसा होती हैं, उनको अच्छी तरह बोल लेते हैं, लेकिन यस, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यार ये संस्कृत के शब्द तो साफ बोल रहे हैं, बिल्कुल, वो फिर हनुमान लेकिन चालीसा पढ़ लेते हैं हाँ। आराम से। अगर वो एक फ्लो में, जैसे किसी ने गाना सुन के हनुमान चालीसा याद करी है, हम्म। तो वो फ्लो में बोल जाएगा। हम्म। बट अगर वो वर्ड टू वर्ड बोलेगा तो अटकेगा फिर। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, मुझे आपसे बात करते करते याद आ गया। बैंगलोर का केस था, मुझे याद आज भी। तो पेरेंट्स हमारे पास आए थे अपने बच्चे को लेकर, इशू था मास्टरबेशन का। ओके, अब जब हम बात कर रहे थे तो वो एक्सेसिव में था, तो उनको थोड़ा कंसर्न हुआ, तो करियर पे बात थी, करियर से बात करते करते इस पे आई। जब हम इसमें और डीप डाउन गए तो पता लगा उसको स्ट्रेस रहता है। अब यस, स्ट्रेस कैसे रहता है, आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि उसको स्टैमरिंग थी। यस, तो वो स्टैमरिंग का जो स्ट्रेस था, जो बाहर से वो झेल के आता था, जो एब्सोल्युटली, उसको शेमिंग होती थी, जो उसको लेबलिंग होती थी, जो उसको सुनाया जाता था, उसको जज किया जाता था, तो वो घर पर आकर कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को तब वो करता था।
बिल्कुल। मुझे याद आ गया आपकी बात देखिए, से। क्योंकि अगर हम बच्चे की बात करें तो आई कैन रिलेट टू इट हुँ, कि वो सुबह से गया है स्कूल, आ रहा है और वो उसने बहुत कुछ फेस किया है, हुँ, राइट? हुँ, सो उसके अंदर इतना स्ट्रेस है कि वो कहाँ रिलीज़ करे। हुँ, हुँ, And masturbation is a relaxing activity, although it's like done in limitation, it's fine. According to medical science also वो fine है, हुँ। right? But वो over कर रहा था। तो सोच के देखिए कि जो मैंने बताया था कि इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। नहीं, सो नहीं, बहुत हेवी इम्पैक्ट है भाई इसका। यस, आप एब्सोल्युटली। बात ही नहीं कर पाओगे, अपनी अपनी बात ही नहीं रख पाओगे। सारा झगड़ा इसी बात का है कि मैं यस, वो नहीं कहना चाह रहा था जो तुमने समझा, तो सारा झगड़ा तो इसी बात का है। यस, एब्सोल्युटली। तो एंड इन फैक्ट, लाइक, मास्टरबेशन इज अ वेरी प्राइवेट थिंग। हुँ, और अगर वो इतना एक्सेस कर रहा है कि उसके पेरेंट्स को पता चल गया एंड दे कम टू यू, वो भी उसके लिए एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि मैं इतना एक्सपोज हो गया। सो अगेन, लाइक, स्टैमरिंग इज अ प्रॉब्लम, बट वो कहाँ कहाँ आपको लेके जाएगी आपको पता भी नहीं है। नहीं, ट्रू, वेरी ट्रू। जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट का इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा? क्योंकि आपने ये बोला कि उसके आप बिहेवियर पे काम करते हो, साइकोलॉजी भी देखते हो, तो क्या ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन क्या है? ओके, तो देखिए, ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है एज पे हुँ, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी सिवियरिटी प्रॉब्लम है उसके ऊपर, क्योंकि स्टैमरिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कुछ लोग हर वर्ड में स्टैमर करते हैं, कुछ लोग कम स्टैमर करते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर वर्ड्स पे स्टैमर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशन में स्टैमर करते हैं। हुँ, सो इट ऑल डिपेंड्स, बट येस, 30 to 60 डेज एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर 90% पीपल कैन क्योर देमसेल्फ। 30 टू 60 डेज़। 30 to 60 डेज, ओके, क्योंकि इसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट? ओके। जैसे अगर सपोज आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, हुँ, यू कैन नॉट टेल योर स्टमक कि एसिडिटी खत्म कर दे, राइट? अगर आपको सपोज फैटी लिवर पता चला है, हुँ, आप अपने लिवर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि भाई फैटी से ठीक हो जा। ऑर्गन्स एंड बॉडी, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस, दे रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। और इसीलिए जो हमारा पहला फेज आता है, दैट इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे वी हैव होम्योपैथी डॉक्टर्स, वी हैव एलोपैथी डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स, जो उस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। क्योंकि जो पहला एस्पेक्ट क्या था कि बच्चे के अंदर एनजाइटी, फियर, स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है बिना किसी वजह के। अब इसको हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो बोले कंट्रोल कर ही लेता तो मेरे पास क्यों आता, सारी दुनिया ही बोल रही है उसको तो। राइट? हुँ, सो अगर जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर, मैं कहीं गया था थेरेपी लेने के लिए, हुँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम्हें ना रिलैक्स रहा करो, कुछ भी हो जाए रिलैक्स रहा करो। तो ही सेड कि सर, अगर मैं रिलैक्स है पाता तो आपके पास क्यों आता, राइट? सो द थिंग इज कि पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि जो उसका पैटर्न बन गया है ट्रिगर करने का, हमें उसे रोकना है। क्योंकि जो बताया था, पाइपलाइन अगर लीक कर रही है तो सीलन आती रहेगी। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि वी ट्रीट ऑन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसका जो पैटर्न हो रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं विद मेडिसिन। अगर कोई मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कंफर्टेबल नहीं होता है तो उसको हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो दैट इज़ फॉर द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो है वो है साइकोलॉजिकल एंड फ्लुएंसी बेस्ड। ओके। अब जैसे लीक हो गया है तो दीवार तो खराब हो गई है ना, उसको तो पेंट करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, सो यहाँ पे जो फ्लुएंसी खराब हो गई है या जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उसको हमें वापस से बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हम उनको कस्टमाइज एक्सरसाइज बताते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, ग्रुप में बच्चों को लेते हैं और सिखा देते हैं कि करते रहो, हुँ, बट वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हर बंदे की स्टैमरिंग अलग है। तो हम उनको कस्टमाइज एक्सरसाइज बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बट वी डू नॉट स्टॉप ऑन ओनली प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस अगर बच्चा अकेले रूम में कर रहा है तो हुँ, उसे क्या हो जाएगा मुझे बताइए, कुछ भी नहीं होगा जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा। सो आफ्टर 8 to 10 डेज ट्रेनिंग हम उसको अप्लाई करना चालू कराते हैं। सो वी स्टार्ट विद लेवल ज़ीरो। सो लेवल ज़ीरो क्या हो सकता है कि आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो और यहाँ पे हम उनको नॉर्मल लोगों से बात कराते हैं, ना कि किसी स्टैमरिंग वाले इंसान से। और जो लेवल 10 है हमारा, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। सो उसको हम लेवल ज़ीरो से पब्लिक स्पीकिंग तक लेके जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज की डेट में पब्लिक स्पीकर हैं। वो पहले जो बोल भी नहीं पाते थे, उन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी। इनफैक्ट जो रोटरी क्लब्स होते हैं, अलग हुँ, अलग क्लब्स होते हैं, स्पीकिंग क्लब्स, उनके अंदर वो मेंबर हैं आज, एंड दे आर गिविंग पब्लिक स्पीचेस। दैट्स ग्रेट, सो वंडरफुल। इस तरीके से जो उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसे हमें वापस लेके आना है और कंप्लीटली साइकोलॉजिकली पुराने वाले इंसान को हमें मार देना है। क्योंकि देखिए, दे हैव लॉट ऑफ मेमोरीज जहाँ पे वो स्टैमर करते हैं।
तो अब हमें नई मेमोरीज क्रिएट करनी होंगी जहाँ पे वो स्टैमर नहीं करते हैं. सो आफ्टर ट्रेनिंग ही विल बी 60% ऑल राइट. तो 60% टाइम वो सही बोलेगा, फिर 70, फिर 80, फिर 90 एंड फिर 100. सो इस तरीके से जो है टाइमलाइन जो होती है वो 30 to 45 डेज 60 डेज तक जाती है आराम से. मतलब तब तक क्योर हो जाता है ये? येस एब्सोल्युटली. तो 60 डेज किसी को 70 डेज डिपेंड करता है, किसी की एज ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कभी कभार 80 डेज 90 डेज भी लग जाते हैं. बट इतना गारंटी है कि इट्स अ फूल प्रूफ मेथड, मेडिसिन प्लस थेरेपी, एंड इट विल गेट यू थ्रू इट. आपके मतलब कुछ होता है ना, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनको आप काउंसल करते हैं, उनको आप ट्रीट करते हैं, कुछ दो चार ऐसे मैसेजेस, ऐसे मेमोरीज रह जाती हैं दिमाग में कि इसकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है? कौन था सबसे जो दिल के एकदम करीब है यार, एकदम आंखें बंद करूंगा तो केस एकदम याद आ जाता है? ओके. सो बेसिकली एक बच्चा था हम्म, एंड ही वांटेड टू गो इन एयरफोर्स. और जब उसने इंटरव्यू दिया तो हम्म, उसको मेडिकली अनफिट बता दिया कि तुम्हें स्पीच प्रॉब्लम है, एंड दे गिव यू 1 मंथ कि आप 1 महीने बाद आना, और अगर आप सही हो जाते हो तो विल क्वालिफाई यू. तो उसने फ़ोन किया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे है, इट्स माई ड्रीम जॉब राइट, एंड अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. आई हैव दिस 1 मंथ, प्लीज़ आप मेरा सिलेक्शन करा दीजिए कैसे करके. एंड आई टोल्ड हिम दैट डोंट वरी, आपने मेरे से बात कर ली इसका मतलब वो सिलेक्शन हो गया. गॉड वॉन्ट्स यू टू बी देयर. और उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में. वाह, एंड ही इनवाइटेड मी टू हिज एयरबेस इन जम्मू कश्मीर, और उसने मुझे चॉपर में घुमाया. क्या राइट. बात सो है! ही वॉज सो हैप्पी कि मैं अपने सर को चॉपर में घुमा रहा हूँ. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने किसी का ड्रीम अकम्प्लिश करने के लिए उसकी मदद करी है. सो दैट वॉज वन ऑफ द मेमोरीज विच आई रिमेंबर. तब क्या चल रहा था आपके माइंड में? आई वुड से आई कैंट एक्सप्रेस दैट इमोशन, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचता था कि यार मैं तो लूज़र हूँ, ना मैं दिखने में अच्छा, ना बात करने में अच्छा, ना पढ़ाई में अच्छा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मैं आज यहाँ बैठा हूँगा. राइट, मैं खुद ही इमेजिन नहीं कर पाता था. सो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने एक और अभिषेक को उसके सपने पूरे करने में मदद करी है. वाह, सो दैट वाज वेरी कनेक्टिंग, क्योंकि द जॉय आई कुड सी ऑन हिज फेस जब वो चॉपर चला रहा है. तो फ्रॉम अ पर्सन जो जो है जो ख़त्म हो सकता था मेंटली, एंड नाउ ही इज़ एक्चुअली फ्लाइंग अ चॉपर. सो इट वाज अ लाइक वेरी बिग अचीवमेंट आई थिंक. वाह, ग्रेट! जब आप ये ट्रीटमेंट इतना पावरफुल है, तो उसको क्या आप डिफरेंशिएट भी करते हो कि बच्चों के लिए ज़्यादा पावरफुल है कि बड़ों के लिए? बड़े भी आते हैं आपके पास? सी 90% जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं दे ऑल आर अडल्ट्स, वो हमेशा 18+ ही होते हैं ज़्यादातर. एंड जो मेरा ट्रीटमेंट का जोन है वो स्टार्ट होता है 10+ ईयर्स से, क्योंकि 5 to 10 ईयर्स तक हम ये मानते हैं कि उनका जो ब्रेन हुँ, और जो माउथ का कोऑर्डिनेशन है इट्स इन स्टिल डेवलपमेंट स्टेज. राइट. तो उसके लिए आई वो सजेस्ट कि देयर आर लॉट ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट. एक डिग्री होती है स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी. सो वो डिग्री बनाई गई है बच्चों के लिए, हालांकि वो लोग अप्लाई भी करते हैं जो है बड़े लोगों को, बट दैट इज प्राइमरी मेंट फॉर एक्चुअल 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. सो वो वहाँ जा सकते हैं, रेक्टिफाई करा सकते हैं. बट अगर वो बच्चा बड़ा हो गया है हुँ, और उसके सबकॉन्शियस में चला गया है कि मैं स्टैमर करता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के ना कभी सबकॉन्शियस में ये आता नहीं कि मैं स्टैमर करता हूँ. हुँ, बट जब उसे ये फील होना शुरू हो गया आफ्टर 10 ईयर्स 11 ईयर्स कि यार अब मेरी बेइज्जती हो रही है, एंड ही स्टार्ट्स आइसोलेटिंग, तो यहाँ पे फिर हमारा जो है जोन चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर अब आ गया है जिससे हमें ट्रीट करना पड़ेगा. आपके पास जैसे एडल्ट्स आते हैं, तो नॉर्मली किस एज ग्रुप का? 18 प्लस तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ जॉब्स वाले आते हैं, बिज़नेस वाले आते हैं, कौन किस तरह के? देखिए मेरे पास लाइक हर तरह का इंसान, जो इंसान है और स्टैमर करता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे जॉब नहीं कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है. आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 70 ईयर ओल्ड ओमान में मेरे क्लाइंट थे. 70 उनको साल के? यस 70 साल के. सो फ्रॉम 70 लॉन्ग ईयर्स ही वॉज सर्चिंग दिस ट्रीटमेंट. 70 इयर्स? यस, एंड ही सॉ माई वीडियो ऑन इंटरनेट. उन्होंने मुझे कॉल किया, एंड ओमान में थे. ही यूज्ड टू कॉल मी मिस्टर अभिषेक, आई वाज सर्चिंग फॉर यू फ्रॉम पास्ट 70 ईयर्स. राइट. सो इस तरीके से ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ओके, तो वो कहते थे कि मैं यार कहीं भी जाता हूँ, किसी इनाग्रेशन में या कहीं भी, तो मैं चला जाता हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट मैं कुछ कह नहीं पाता.
एंड नाउ पीपल नो कि मैं या तो गूंगा हूँ या फिर देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम. सो मैंने कहा अब आज से जितनी ज़िंदगी बची है, आई कैन नॉट ब्रिंग योर 70 ईयर्स, पर इतना मैं कह सकता हूँ, यू विल नॉट डाई विथ स्टैमरिंग. एंड ही गॉट क्योर्ड. उन्होंने बहुत पब्लिक स्पीकिंग करी. ही इन्वाइटेड मी लॉट ऑफ टाइम्स टू ओमान कि यू कम विथ योर फैमिली, आप आइए, यहाँ वेकेशन मनाइए. बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं जा नहीं पाया. एंड 70 ईयर तक मैंने ट्रीट करा हुआ है. ग्रेट, लेकिन अभी जाना मत भाई, रिस्की है. अभी बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है. अच्छा, बिल्कुल. एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, क्योंकि आपने बोला मैं उसको ट्रीट करता हूँ थ्रू सम मेडिसिन्स ऑल्सो, सम साइकोलॉजिकल थिंग्स ऑल्सो, एक्सरसाइजेज भी हैं. तो फिर ये रीअकर हो सकता है, यानी ये या लाइफ टाइम के लिए क्योर हो गया? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली. ये क्वेश्चन अगेन सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर है. क्योंकि आज तक वो पहले जिस स्पीच थेरेपिस्ट से मिले थे, राइट, सो वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू गिव देम झुंझुना. मैं उनको झुंझुना बोलता हूँ. छोटे बच्चों को झुंझुना दे दिया और बोला इसको बजाते रहो, राइट. सो दे यूज्ड टू गिव देम अ 2 hour रूटीन इन मॉर्निंग, 2 hour रूटीन इन इवनिंग, कि सुबह उठ के योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये गा के बोलना है, न्यूज़पेपर को तेज पढ़ना है, शाम को आपको ये करना है. और अब वो 4 घंटे अगर नहीं कर पा रहे, तो क्या कहेंगे, गलती आपकी है, आप नहीं कर पा रहे, हमारी गलती नहीं है. बट द थिंग इज, अगर आज आपको साइकिल चलानी आती है, आई थिंक आपको प्रोबेबली 15 साल हो गए होंगे साइकिल चलाए हुए, 20 साल हो गए होंगे, है ना. बट अगर मैं आपको साइकिल चलाने के दूँ, आप चला लोगे, बिकॉज दैट्स अ स्किल. अगर आपको स्विमिंग आती है, इवन आफ्टर 10 years यू गो एंड डाइव इन अ स्विमिंग पूल, यू विल स्विम. इट्स माय मसल्स मेमोरी ना. यस, ये आपका एक स्किल है. आपने स्किल सीख लिया, दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसी तरीके से जब हम जो पूरा एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम उनको एक स्किल सिखा देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको कैसे डील करना है. ठीक है. अब हमने उनको इतना एम्पावर कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है कि उस मोमेंटम से वो सारी चेनें तोड़ चुके हैं. ओके. क्योंकि मेडिकली जो उनका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था वो कंट्रोल कर लिया हमने, उसको वहाँ से कंट्रोल करा और यहाँ से हमने फ्लुएंसी सही करी. सो हमने उनको इतना एम्पावर कर दिया है कि स्टैमरिंग की सारी चेनें टूट चुकी हैं, और अब दे आर कॉन्फिडेंट, और उन्हें कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब वो स्किल सीख चुके हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. तो वो कॉन्फिडेंस से मोमेंटम जो है वो पूरा आ जाता है. लाइफ टाइम के लिए नहीं है लाइफ केवल. टाइम के लिए कोई मेडिसिन और कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं. इतने सारे केसेस में से ऐसा कोई केस तो होगा ना जिसने फंसाया हो आपको, भाई फंस गए, मतलब ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चैलेंज आ रहा है. देखिए, 1% ऐसे केसेस होते हैं जो कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है. तो वो क्या करते हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते, और जो जितना ठीक होता है ना, उसको वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं. जैसे मैं उनसे बोलता हूँ कि, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. एक लड़की थी हैदराबाद की, शी वाज IT इंजीनियर. तो वो जब आई तो शी वाज लाइक, वो स्टार्टिंग बहुत रोती थी कि सर मेरे को आज ये हो गया, वो हो गया, मैं स्टैमर कर गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी प्रेजेंटेशन थी, ये वो. सो उसकी एक प्रेजेंटेशन होने वाली थी आफ्टर 20 days. तो मैंने उससे बोला कि यू डोंट वरी एट ऑल, 20 दिन में आपको मैं इतना कर दूंगा कि आप वो प्रेजेंटेशन आराम से दे पाओगे. ठीक है. तो उसको मैंने रेडी करा, प्रेजेंटेशन दी उसने, एंड आफ्टर दैट लाइक शी वॉज अवे फॉर 3-4 days. उसका कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं है. उसको मैंने कांटेक्ट किया, तो शी सेड कि हाँ सर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. मैंने कहा वो प्रेजेंटेशन थी तुम्हारी, वो कैसी रही? हाँ वो तो अच्छी गई. मैंने कहा अरे यार, तुम उसके लिए इतना परेशान थी, एंड हाउ लाइटली यू आर सेइंग कि वो अच्छी गई. हाँ सर, वो आपने सिखाया था, अच्छी हो गई. बट सर, आज मैं है ना सब्जी खरीदने गई थी तो मुझसे गोभी बोला नहीं गया. मैंने कहा यार, जो आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आप उसको अगर आप उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो पॉजिटिविटी कभी भी नेगेटिविटी पे हावी नहीं हो पाएगी, और नेगेटिविटी अगेन राइज हो जाएगी. सो हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो आप ठीक हो रहे हो ना, उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि जो आप नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत रो रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा. अब कर पा रहे हो तो खुश तो हो. सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेशेंट नहीं होते, पेशेंस नहीं रखते, और वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी शादी में चले गए, कभी कहाँ चले गए, सेशन नहीं ले रहे हैं. सो वैसे 1% लोग होते हैं जो कभी कभी फंसा देते हैं. अच्छा, स्टैमरिंग को लेकर एक बड़ा मिथ है या नहीं, शायद आप भी क्लियर करोगे. मेरे लिए Yes. तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि मिथ है या फैक्ट है. इज इट जेनेटिक? क्या इसका फर्क पड़ता है डीएनए से या कुछ पेरेंट्स से? ओके.
सो अगेन मुझे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे पापा स्टैमर करते हैं और ये मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम है। मतलब वो पूछ नहीं रहे मेरे को, वो डिक्लेयर करते हैं और वो बता रहे हैं कि सर मेरे पापा करते हैं और मुझे प्रॉब्लम है, ये मेरे जीन्स में ही है, राइट। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे दादाजी को भी था, पापा को भी है और मुझे भी है, हमारी तो फैमिली ही श्रापित है। श्रापित है। यस, श्रापित है। और इसके लिए हमने पूजाएं करा ली, भेंटें दे दी, ये कर दिया, प्रसाद कर दिया, वो कर दिया, पर ये ठीक नहीं हो रही है। हम्म, सो कभी कभी कहते हैं क्लाइंट जब आता है ना या पेशेंट आता है तो वो एक माइंडसेट के साथ आता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, अब बताओ आप क्या करोगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये जेनेटिक है ही नहीं। कहता अरे सर जो चीज़ पापा को है मुझे जेनेटिक तो हुई। मैंने कहा अगर तुम पैदा होते जब और मैं तुम्हें उठा के जापान भेज देता, तुम क्या बोल रहे होते? हिंदी बोल रहे होते या जापानीज बोल रहे होते हैं? राजस्थान के मारवाड़ का बच्चा जन्मा हुआ वहाँ पे जापानीज यस, बोलता। राइट। कितना कितना जो है बहुत ही अमेजिंग लगता है, राइट। सर True. मैंने कहा तुम जापानीज बोल रहे होते हैं। मैं क्यों बोल रहे होते हैं? तुम्हारे अंदर जीन्स तो जो है पूरे जो है राजस्थानी है, इंडियन है, तो फिर कैसे बोले थे तुम? तो वो कहता है नहीं सर मैं वहाँ जाके सर हिंदी ही बोलता। मैंने कहा भाई जब आप लैंग्वेज सीखते हो कैसे सीखते हो? आपके इनपुट ये हैं, Agree. साउंड का इनपुट यहाँ से है, हम्म, विजुअल इनपुट आई से है, हम्म, ठीक है। तो उसको मैंने बोला जब आप बड़े हो रहे थे तब आपका एक जो पर्टिकुलर एक्सेंट है या जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो? कि आपके पेरेंट्स वैसे बात कर रहे थे। हम्म, अब आपके पापा स्टैमरिंग के पैटर्न में अगर बात कर रहे थे हम्म, इसीलिए आपको स्टैमरिंग हुई। आपके दादाजी जो है स्टैमरिंग पैटर्न में बात कर रहे थे इसीलिए आपके पापा को हुई। और जब आप पैदा हुए तो आपको तो जो है डबल डोज मिल गई, दादाजी की भी और पापा की भी। जो देखा जो सुना वही बोला। यस, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे जेनेटिक्स देखो पापा से आई है, 100% आपको पापा से ही आई है, बट जेनेटिक नहीं है, ये जीन्स के थ्रू नहीं आई है, ये आई है आपको सुन के, उनका पैटर्न कॉपी करके, एक्वायर कर लिया आपने एनवायरनमेंट एक्वायर से। कर लिया वो पैटर्न। सो अभी एक रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, कुछ महीनों पहले की बात है, जो मैंने बताया केस आया मेरे पास। सो दादा, बेटा एंड पोता, हम्म, तीनों जनरेशन स्टैमर कर रही हैं। हम्म, एंड पूरे गांव में जो एक मिथ था कि इनका जो फैमिली है उनको कोई हकलाने की आत्मा इनके ऊपर है, राइट। एंड जब उसके जो उनका पोता था, ही वॉज अराउंड 22 ईयर ओल्ड, तो उसने कॉल किया मेरे को, तो उसने मुझे यही बताया जो मैंने बताया कि सर हमारे तो क्या हकलाने की आत्मा है, अब आप इस पर कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो उसको मैंने समझाया एंड आई फील वेरी हैप्पी कि वो समझ पाया कम से कम। उसने भी सुना कि हाँ भाई ये जेनेटिक नहीं है, ये एक श्रापित नहीं है। और आज की डेट में हम यकीन नहीं मानेंगे, उन तीनों ने ट्रीटमेंट लिया, लगभग 70 डेज लगे मुझको, और वो आज तीनों बिल्कुल सही हैं। तीनों, बिल्कुल दादा तीनों, पोता और बिल्कुल, पिता, तीनों तीनों जनरेशन। एब्सोल्युटली, दैट्स रियली ग्रेट, वंडरफुल। राइट, तो कुल मिला के जेनेटिक तो नहीं है, एक्वायर है। आप अपने एक्वायर एनवायरनमेंट, है। क्योंकि आपने भी अपनी जब स्टोरी में बताया था कि आपने भी एक्वायर किया था यस, किसी और को देखते यस, देखते। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी लाइक 50% केसेस में लोगों को स्टैमरिंग ऐसे ही होती है कि या तो वो किसी का मजाक उड़ाते हैं स्टैमरिंग का, या किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हैं, भाई का, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ से एक्वायर हो जाता है। ग्रेट। अच्छा, इतने टाइम हो गया आपको करते हुए, लगभग 8-10 साल हो चुके हैं, है यस, ना? एब्सोल्युटली। इतने सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे टच में आते हैं जब हमें लगता है यार मजा आ गया, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो समाज में एक बड़ा एक दर्जा रखते हैं। ऐसे कुछ आए हैं आपकी लाइफ में? देखिए उनके मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट यस बहुत सारे फेमस लोग जो है मैं इनके कांटेक्ट में आया, उन्हें मैंने ट्रीट किया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं और उनमें से एक तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लाइक वो वेल नोन है अपनी स्टैमरिंग के लिए, राइट। आई कैन नॉट टेक हिज नेम बिकॉज ऑफ द पीआर थिंग, राइट। बट उनसे मिलना ऐसे हुआ कि जो मेरे लाइफ कोच हैं, जिनसे मैंने एक्चुअल में लाइफ कोचिंग है, साइकोलॉजी सीखी है, वो उस सुपरस्टार के पर्सनल लाइफ कोच हैं। सो वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी जब मैं मुंबई में था, एंड ही सेड कि यार मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज अ वंडरफुल स्पीच थेरेपिस्ट, तुम्हें इतने सालों से प्रॉब्लम है, लेट्स गिव अ ट्राई, एक बार मिलके देखते हैं। तो जब उनसे मिला तो ही वॉज वेरी हम्बल, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, एंड आई वॉज लाइक यार ये मोमेंट क्या मोमेंट है ये, राइट। लाइक एम आई रियली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, लाइक आई कुड नॉट बिलीव दैट। बट जब उन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो फॉलो करते हैं, है ना, इंस्टेंटली सेट कि आप गलत जा रहे हो और इसीलिए आप अभी थोड़ी प्रॉब्लम में हो। उनको मैंने इंस्टेंटली रेक्टिफाई किया, कुछ चीज़ें बताई, एंड ही वॉज अमेज टू सी कि वो सारी चीज़ें अलाइन थी।
जो उनकी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग मैं उनको बताया सारी चीज़ें। एंड फिर कुछ सेशन हुए हमारे, एंड ही इज़ डूइंग एक्चुअली पहले से बहुत बहुत बेटर कर रहे हैं वो भी। दैट्स बट ग्रेट। ही इज़ वेरी बिजी, तो इतना बात नहीं हो पाती है। बट येस, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आई हैव इवन ट्रेन्ड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ अवर स्टेट्स, राइट? सो आगे मैं नाम नहीं ले सकता, बट येस आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से मैंने कॉमन इंसान से लेके वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल को भी मैंने ट्रीट किया है। बहुत सारे जो है बिजनेसमैन हो गए, और बहुत अलग अलग मैंने पॉलिटिशियंस को भी ट्रीट करा है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़। सो अगेन आई एम रियली ऑनर्ड कि द गॉड हैड दिस प्लान फॉर मी, एंड आज कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। दैट्स रियली गुड, मज़ा आ गया। बाकी मैं कल अभिषेक कर के साथ था, तो मैं अभी भी आपको उसी की लैंग्वेज में बोलता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में गेस कर लेना नाम। Yes, absolutely. I would be very happy to see those comments. ओके, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा पर्सनल भी होगा। बहुत सारे लोग स्टैमर करते हैं और शायद अपनी बात भी शेयर नहीं कर पाते। तो आप खुद उस जर्नी को जी चुके हो, वहाँ से आप बाहर आ चुके हो। तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्टैमर कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि आपको तो पता है, जब आप स्टैमर करते हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, स्टैमरिंग को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। क्योंकि आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है। व्हाट दे डू इज़ दैट दे मेक सम टेलीग्राम ग्रुप, दे मेक सम व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ सारे स्टैमर इकट्ठे हो जाते हैं और अपना दुःख बाँटना शुरू कर देते हैं। अच्छा। एंड दे ग्लोरीफाई स्टैमरिंग, कि स्टैमरिंग है तो क्या हो गया? हम ऐसे ही जिएँगे। तो द प्रॉब्लम इज़ द मोमेंट यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योर आइडेंटिटी विद स्टैमरिंग, आप कभी भी उससे सही नहीं हो सकते। क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे स्टैमरिंग है और ये कहीं कुछ नहीं होने वाला है इसका। और वो क्या करते हैं, उसका नंबर शेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं एक-दूसरे के साथ कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आती है, तुझे यहाँ प्रॉब्लम आती है, वाह! हम दोनों भाई-भाई, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको क्लास टॉप करनी है, तो आप टॉपर के साथ पढ़ोगे या बैक बेंचर के साथ पढ़ोगे, ऑब्वियसली टॉपर के साथ। राइट? सो अगर आप उन लोगों से ही बात करते रहोगे जो कंटिन्यूअस स्टैमरिंग के अंदर जी रहे हैं, आप कभी उस दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी आइडेंटिटी हटाइए स्टैमरिंग से। डोंट एसोसिएट योरसेल्फ विद स्टैमरिंग। सेकंड चीज़ ये है, आप अकेले नहीं हैं। काफ़ी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सोचते हैं, यार ये प्रॉब्लम तो मुझे ही है। किसी फ्रेंड को नहीं है, किसी को रिश्तेदार को नहीं है, पर मुझे क्यों है ये? कर्स करते हैं अपने आप को। हाँ, तो मैं कहूँगा आप अकेले नहीं हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे थी, बहुत सारे करोड़ों लोगों को जो है इंडिया में ये प्रॉब्लम है। द थर्ड चीज़ इज़, अगर आप सही होना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू क्योर योरसेल्फ, आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको एक वंडरफुल एक राइड पे लेके जाऊँगा। 60 डेज़ की एडवेंचरस राइड होगी। हम बहुत ऐसी चीज़ें करेंगे ना जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। बट अगर आप ठीक होना चाहते हैं, सो आई एम विथ यू। मैं ठीक होना चाहता था, द गॉड वाज़ विथ मी। नाउ आई फील दैट रिस्पांसिबिलिटी इज़ माइन। अगर आप सही होना चाहते हैं, जस्ट मेक अ डिसीजन, आई वांट टू क्योर, और जो हो सकता है आप अपना एफर्ट दीजिए और आप सही हो सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में सर की टीम का नंबर डाल देंगे, लिंक डाल देंगे। आप वहाँ जाइए, प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तभी उससे बाहर आएँगे। और एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपने उस पेन पॉइंट के साथ अगर अपने आप को एसोसिएट कर लिया, यस। मैं फेलियर हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे में डाउट है, मेरी किस्मत ख़राब है, या मैं स्टैमर करता हूँ, तो कुल मिला के तो आपने उसको फिर हार मान ही ली है। फिर आपने हार मानने की यस। ज़रूरत नहीं है। दैट्स रियली ग्रेट। तो स्टैमरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है ना, तो मैं ये बोलूँगा कमेंट में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। हम अभिषेक सर को बोलेंगे, उनकी टीम आपको मदद करेगी, कमेंट के ज़रिए आपको बताने की मदद करेगी। लिंक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वहाँ पे जाके देखिए, समझिए और इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए। इस तरह के कंटेंट के लिए अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना एक ही काम है, आपकी प्रॉब्लम को हमें जड़ से ख़त्म करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।